Hello everyone. So you have only 15 days or round and about 15 days जो कि बचा हुआ है आपके CUET PG एग्जामिनेशन के लिए। और 15 दिन में बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि किया क्या जाएगा, क्योंकि नर्वसनेस बहुत हो रही है, एंजाइटी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है। 15 दिन तो इसी कन्फ्यूजन में चला जाता है कि भाई 15 ही दिन बचा है, कहाँ से शुरू करे, कहाँ ख़त्म करे, जो बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाए या फिर रिविजन किया जाए या मॉक दिया जाए या फिर PYQs को एनालाइज किया जाए या फिर क्या किया जाए, राइट। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और एक एक दिन का हिसाब जो है वो आपका आज मैं देने वाली हूँ। ये कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाली हूँ, एक टाइम टेबल में आपको बताने वाली हूँ और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स है जो कि आपको 15 दिन में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए फॉर योर सब्जेक्ट कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो बिल्कुल पहले सबसे पहले तो शुरू करते हैं। अभी हमें तो पता ही है कि हमारा सिलेबस जो है भाई वो बहुत ही बड़ा है, बहुत वास्ट है। भले उसको 8 यूनिट में छोटे छोटे पीसेस में करके उसको डिवाइड कर दिया गया है, बट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि हमें ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, हमें इंडियन लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, हमें वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। वर्ल्ड लिटरेचर में वी हैव आल्सो इंडियन लिटरेचर का डिफरेंट कैटेगरीज, वी हैव अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर एंड व्हाट नॉट, है ना। अभी लिटरेचर का थोड़ा टैगलाइन साइड में भी रखें तो वी हैव थ्योरीज, वी हैव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में भी भाई एंशियंट का क्रिटिसिज्म हो गया, कुछ मॉडर्न क्रिटिसिज्म हो गए, कुछ बीच के क्रिटिसिज्म हो गए, इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स हो गए, मूवमेंट्स हो गए, अवार्ड हो गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर ये कभी नेवर एंडिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट रह जाता है। और फिर एक जो भाई बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई ये ट्रांसलेशन स्टडीज में पढ़ना क्या है, कंपैरेटिव में क्या पढ़ना है, ये सब का जो है मैं आज आपको समाधान देने वाली हूँ, यानी सोल्यूशन देने वाली हूँ कि 15 दिन में आपको क्या करना है, कैसे करना है। हर एक एक दिन का मैं हिसाब लेकर आई हूँ। तो बिना कोई डिले के साथ जो है वो हिसाब को शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें शुरू करना है। देखो, पहला जो है 1 से 5 दिन, यानी आपके पास 15 दिन बचा हुआ है। तो पहला जो स्टार्टिंग का 5 दिन है उसमें आप क्या करोगे, रिविजन करोगे जो भी हमारा कोर टॉपिक और थ्योरीज है ना। कोर टॉपिक में सबसे पहला हमारा कोर टॉपिक जो है, जो कि काफी कॉमन है और आप सबको ही जानते होंगे, वो है हमारा ब्रिटिश लिटरेचर। क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर काफी ही ज्यादा वास्ट है। आपको ओल्ड मिडिल इंग्लिश से लेके आपको मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न तक के राइटर्स, उनके वर्क को करना पड़ता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भाई हमें कितना भी कम तो 200 राइटर्स अगर मेजर माइनर उठाएं तो पूरे सिलेबस में हमें 200 राइटर्स करने पड़ जाते हैं, पूरे सिलेबस में, नॉट जस्ट इन ब्रिटिश का मैं बात कर रही हूँ। तो 200 राइटर्स में आपके कितने भी हो तो लगभग 100 नहीं तो चलो मान के चलो कि 80 से लेकर 100 जो है वो हमारे मेजर राइटर्स हो जाते हैं ना, जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करते। तो 5 का दिन यही मेजर राइटर को उठाना है, राइट। 80 से 100 वाले जो हमारे राइटर है ना, मेजर राइटर, इन्हें उठाना है हमें। राइटर में सारे आ जाएंगे, आपके थेरिस्ट भी आ जाएंगे, क्रिटिक भी आ जाएंगे, सारे आपके आ जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है ना, हमें ब्रिटिश लिटरेचर का रिवीजन करना है, और वही क्रोनोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले विक्टोरियन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश उठाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलिजाबेथन एज उठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, एकदम क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत रहती है और आपके लिए ईजी हो जाएगी अगर क्रोनोलॉजिकल वे में आप पढ़ोगे। तो एजेस का आपको क्रोनोलॉजी याद होगा, कौन कौन से राइटर कौन कौन से एजेस में है, उसके लिए अगर कभी क्रोनोलॉजी आती है, अगर मान के चलो 4 राइटर की क्रोनोलॉजी है, वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए और फिर आपके इलियट हो गए, अगर ये 4 राइटर को क्रोनोलॉजी में डाल दिया जाएगा तो आप अगर एजेस वाइज क्रोनोलॉजी में अगर आप पढ़े होगे तो आप आराम से ये सारे राइटर्स को जो है वो फिगर आउट कर सकते हो। तो क्रोनोलॉजिकल वे में आपको पढ़ना है, कहीं से भी ऐसे रैंडम नहीं उठा लेना है, राइट। तो रिविजन कहाँ से शुरू करेंगे? ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश को आराम से आप क्या कर लो, ये 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका ये रिविजन हो जाना है ना। रिविजन हो जाना है आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में। क्या नहीं छोड़ोगे आप? बियोवुल्फ को आप नहीं छोड़ोगे, एंग्लो नॉर्मन, ये सारी चीजों को, सैक्सन, ये 3 डिवीजन जो है इसको नहीं छोड़ना है आपको, और चौसर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। चौसर को पकड़ के चलना है। चौसर का आपका कैंटरबरी टेल तो बिल्कुल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चौसर को आपको एज अ राइटर बिल्कुल यहाँ पे नहीं छोड़ना है। और बियोवुल्फ को भी आप नहीं छोड़िए, क्योंकि बियोवुल्फ से भी 1-2 क्वेश्चन रह चुकी है आपकी PYQs में। फिर आप आ जाते हो रेनेसा। रेनेसा में आपका कहाँ से हो जाएगा, आपका जो है इधर बात कर ले एलिजाबेथन एज हो जाएगा, जकोबियन एज हो जाएगा, फिर उसके बाद का आपका जो कैरोलाइन एज हो जाता है, फिर आपका नेक्स्ट आपका हो जाता है योर कॉमनवेल्थ एज। ये 4 एज जो है वो आपका रेनेसा में हो जाता है। तो रेनेसा में क्या क्या नहीं छोड़ना है हमें? यूनिवर्सिटी विथ्स नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी विथ से कहो कि रिपीटेटिवली हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आ गए यूनिवर्सिटी विथ से, कौन से राइटर है जो यूनिवर्सिटी विथ्स में नहीं है। और मार्लो तो खैर रहने ही रहने, मार्लो हो गए, लाइलाई हो गए, ये सारे राइटर्स आपके रहने ही रहने हैं एग्जामिनेशन में। तो विथ्स को नहीं छोड़ना है। शेक्सपियर
शेक्सपियर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनके ट्रेजेडीज को नहीं छोड़ना है। अच्छा, अगर आप ये सारे राइटर्स को कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि बस एज को हम लोग क्रोनोलॉजिकल वे में डाल रहे हैं और राइटर्स को नहीं डाले, नहीं, राइटर्स को भी आपको क्रोनोलॉजिकल वे में आपको डालना पड़ेगा, बहुत नेसेसरी है। शेक्सपियर के वर्क को भी आप क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज और कॉमेडीज है ना। एक तो HOKM आप करोगे ही करोगे, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज और कॉमेडीज जो मैंने आपको क्लासेस में बता रखी है वो आप करोगे। मिल्टन, बेन जॉनसन की कॉमेडीज, सिडनी मिल्टन की तो पैराडाइज लॉस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। एलिजी भी जो इन्होंने लिखी है वो नहीं छोड़ना है, स्पेंसर हो गए, ये सारे कुछ कुछ ऐसे राइटर है दैट यू कैन नॉट फॉरगेट। और साथ ही साथ इस कैटेगरी में आप क्या करोगे, मेटाफिजिकल को डालोगे, है ना। इस कैटेगरी में आप किसे डालोगे बच्चे, इस कैटेगरी में आप मेटाफिजिकल को डालोगे, क्योंकि मेटाफिजिकल से भी क्वेश्चंस रहे, कविलियर पोएट्स को आप इस कैटेगरी में डालोगे, और जो भी 3-4 इंपॉर्टेंट राइटर्स है उनको करोगे। यानी कि कुल मिला के इस पे भी अगर आपको देखा जाए तो 2 घंटे 3 घंटे का आपको रिविजन देना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स, एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। और डेली का बेसिस आप बैठा लो बच्चे कि डेली का जो है वो हमें 6 से 7 आवर एटलीस्ट देना है हमें, क्योंकि 15 दिन है, 15 दिन में बहुत सारी चीजें अभी कवर करने के लिए है, रिविजन करने के लिए। अगर सिलेबस बची हुई है तो ये रिवीजन के थ्रू आप करोगे बचे हुए सिलेबस को। ऐसा नहीं कि अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट पे बैठ रहे हो और हमारा 50% सिलेबस बचा हुआ है और 50% लेकर बैठ गए पढ़ने के लिए, नहीं, जो थोड़ा बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो बचा है वो आप रिवीजन के साथ लेकर चलोगे सिलेबस को। ओके, ये गलती कभी मत करना, एकदम लास्ट का जो है वो लास्ट के 5 दिन में तो सिलेबस कंप्लीट का छोड़ दो, 15 दिन में थोड़ा बहुत आप रिवीजन के साथ कंप्लीट करो, बिल्कुल करो, लेकिन लास्ट का 5 दिन में वो भी आप छोड़ देना, है ना, वो भी आप सिलेबस कंप्लीट करना छोड़ देना। अब सिलेबस जो हो गया है वो करो, उसी पे मॉक दो, उसी पे प्रैक्टिस दो। फिर रेस्टोरेशन हो गया, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन एंड पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न के जो भी राइटर्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, राइटर के साथ साथ आप सेम वे में ना आप मूवमेंट भी करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि राइटर किया, उनके वर्क किए और मूवमेंट भूल गए, है ना, वो नहीं करना है आपने। आपने जो है वो मूवमेंट भी साथ साथ लेकर आना है। अगर कुछ कुछ ऐसे राइटर है जो कि क्रिटिक भी है, जैसे T.S. Eliot हो गए, T.S. Eliot क्रिटिक भी है, तो आप भी वो साथ में लेकर चलोगे, है ना। वो भी आप मॉडर्न एज के भाई राइटर है, तो उन्होंने क्रिटिसिज्म भी लिखा है, उन्होंने प्लेस भी लिखा है, उन्होंने पोएम भी लिखा है, तो सब साथ में लेकर चलोगे। ऐसा नहीं कि भाई उनके क्रिटिसिज्म को छोड़ो और क्रिटिसिज्म को हम लोग कभी और करेंगे, ये नहीं करना है। क्योंकि T.S. Eliot जो है ना वो फेवरेट है CUET PG के, मतलब हर साल जो है 2 क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका रखा हुआ है फॉर T.S. Eliot, उनका सीट रिजर्व रहता है एग्जामिनेशन में। इधर क्या करना है, आपने क्या करना है, क्रिटिसिज्म पे फिर ध्यान देना है। एक तो ब्रिटिश लिटरेचर जो हुआ क्रिटिसिज्म पे आप आओगे, और क्रिटिसिज्म थ्योरी, जैसे क्लासिकल में आप एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस को दोगे, प्लेटो को दोगे, होरेस को दोगे, राइट। ये सारे राइटर्स को आप, ये सारे थ्योरिस्ट को जो है वो नहीं भूलना है, ये सारे थेरिस्ट को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर न्यू क्लासिकल में ड्राइडन हो गए, जॉनसन हो गए, है ना, आपके सिडनी हो गए, ये सारे कुछ कुछ न्यू क्लासिकल में आ जाएंगे। रोमांटिक में कोलरिज, वर्ड्सवर्थ जैसे क्रिटिक हो गए। और मॉडर्न में अगर आप T.S. Eliot को कर रहे हो, उधर ब्रिटिश में कर रहे हो, तो साथ ही में करना। अगर मान के चलो T.S. Eliot को नहीं किए हो, तो ये जो हमारा एक वर्क है ना बच्चे, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इससे रिपीटेटिवली क्वेश्चन कितना भी कम, तो अगर आप पिछले 4 से 5 साल का PYQs उठाओगे तो सिर्फ ये इकलौता वर्क से आपको देखने को मिलेगा कि 5 क्वेश्चन एटलीस्ट रहा है पिछले 4 साल का। मैं पिछले 4 साल का बता रही हूं कि ये 5 क्वेश्चन सिर्फ ये इकलौता वर्क से रहा है, तो इसको तो छोड़ने का भूल बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, है ना। फिर उसके बाद आपके पोस्ट मॉडर्न के जो भी थ्योरीज हो गए, स्ट्रक्चरलिज्म जो भी आपके सिलेबस में है और जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं भी डाला गया उससे भी पूछा जाता है, जैसे साइको एनालिसिस हो गया, उसको सिलेबस में डायरेक्टली नहीं डाला गया है, लेकिन वो है सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन रहा है ना, सिगमंड फ्राइड का एड ईगो, सुपर ईगो, उससे क्वेश्चन रहे, तो आपको बिल्कुल करना है। अनकैनी से क्वेश्चंस रहे तो बिल्कुल आपने करना है। तो ये थ्योरी का क्या करो ना, ये थ्योरी को आप लेकर चलो कि भाई मैं एक दिन पूरा जो है ना, एक दिन पूरा जो है वो मैं क्रिटिसिज्म और थ्योरी को दूंगा। 3-3 घंटे, चलो 3 घंटे अगर आप लगातार नहीं बैठ पा रहे हो तो आप क्या करो, 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ कि 2 घंटे में मैं क्या करूंगा, मैं क्रिटिसिज्म को करूंगा, 2 घंटे में मैं थ्योरी को करूंगा, और 2 घंटे में मुझे क्या करना है, बचा हुआ जो 6 घंटे का 2 घंटे उसमें मैं रिविजन करूंगा। 1 घंटे में ना क्रिटिसिज्म का रिविजन करूंगा, और 1 घंटे जो है वो मैं किसका रिविजन करूंगा, मैं थ्योरी का रिविजन करूंगा। अच्छा, रिविजन से एक और चीज करना है, आपने आज जो किया है वो कल आप रिवाइज करोगे, है ना, वो कल आप रिवाइज करोगे, और साथ ही साथ आपने आज जो किया है रात में भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम में रिवीजन करना है। डेली का ये रिवीजन आप लेकर चलोगे, क्योंकि सिलेबस आपको जो कंप्लीट करना था आपका वो टाइम जा चुका है। थोड़ा बहुत अगर बचा है तो उसको करो, और वो भी आप लास्ट का 5 दिन में छोड़ दोगे। फिर आपका इंडियन और वर्ल्ड लिटरेचर की बात कर ले तो इंडियन राइटर्स में जो आपके 3 पिलर हो जाते हैं, है ना, राजा राव, मुल्क राजानंद, है ना, R.K. नारायण, ये 3 पिलर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपके पार्टीशन, दलित, ये सारे हो गए, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर को आपको नहीं छोड़ना है।
और साथ ही साथ इसके अलावा जो जो बुकर के राइटर्स है, साहित्य अकादमी अवार्ड के राइटर्स है, बिल्कुल उन्हें नहीं छोड़ना है। ट्रांसलेशन में जो फॉल करते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ना है। जो भी क्रिटिक है, इंडियन एस्थेटिक है, ये सारा आपका इसमें फॉल हो जाएगा, राइट। इंडियन लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर में फॉल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे, ये इंडियन लिटरेचर को भी मैं बोलूंगी कि इंडियन और वर्ल्ड लिटरेचर को एटलीस्ट एक दिन तो पूरा आप इंडियन लिटरेचर को दो, है ना। 2-2 घंटे का डिवीजन में कि अच्छा 2 घंटे में इंडियन पोएट्स को करूंगा, 2 घंटे में इंडियन ड्रामेटिस्ट को करूंगा, और 2 घंटे में किसने करना है, मैं 2 घंटे जो है वो इंडियन नॉवेलिस्ट को मैं कर लूंगा। तो इससे आपका 3 जॉनरा भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो एक दिन में आप काफी सारे राइटर्स को भी कवर कर पाओगे, है ना। एक दिन में काफी सारे राइटर्स को कवर कर पाओगे। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो करो कि भाई मैं 1 घंटे में ना पार्टीशन, डायस्पोरा और ट्रांसलेशन में कर लूंगा, दूसरे घंटे में मैं क्या करूंगा, दूसरे घंटे में जो प्री और कॉलोनियल वाले जो थीम के हमारे राइटर्स है या फिर बुकर राइटर्स है उसे मैं कर लूंगा, और तीसरे वाले शिफ्ट में मैं क्या करूंगा, तीसरे वाले शिफ्ट में जो है वो बचे हुए कुछ राइटर्स है ना, जो मॉडर्न राइटर्स है, हमारे पोस्ट मॉडर्न एक्चुअली कंटेम्प्रेरी राइटर्स है, उन्हें मैं करूंगा। और फिर इसके अलावा वर्ल्ड में आपको अमेरिकन, अफ्रीकन और यूरोपियन राइटर्स को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे आयरिश राइटर हो गए, कुछ स्कॉटिश राइटर हो गए। आयरिश में आपको बिल्कुल जेम्स जॉयस को नहीं भूलना है। उनको भूलोगे मतलब आपके हाथ से फिर से आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके हाथ से चला गया। WB ईट्स को नहीं भूलना है। फिर आपका क्या हो गया, लिटरेरी डिवाइसेस एंड मूवमेंट्स को, जैसे कि कुछ कुछ मैंने मॉडर्न मूवमेंट करवा रखा है, सिंबलिज्म, इमेजिज्म, वोटिसिज्म, वो मॉडर्न मूवमेंट याद रखोगे। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, लिटरेरी डिवाइसेस, राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस है सबको करना है, ठीक है। ये आप रिवीजन वाले सेक्शन में आप इसको डालोगे कि भाई स्टार्टिंग का 5 दिन जो है वो मैं क्या करूंगा, एक दिन में 1 से 1.5 दिन आपका ब्रिटिश लग जाएगा कंप्लीट होने में, एटलीस्ट 1 दिन तो लगना है। एक दिन आपने क्या करना है, क्रिटिसिज्म थ्योरी को देना है, दूसरे दिन किसे देना है, इंडियन लिटरेचर को देना है, तीसरे दिन किसे देना है, तीसरे दिन जो है वो वर्ल्ड लिटरेचर को, और ब्रिटिश हो सके 1.5 दिन का तो 1-2 दिन, 1.5 दिन चला जाएगा, और लास्ट में जो 1.5 दिन वाला आधा दिन जो बचता है उसमें आप किसे करोगे, डिवाइसेस और आप मूवमेंट को करोगे। अगर आप देखोगे तो एक नोटबुक आपके पास तो बिल्कुल होना चाहिए। अब जब ये सारी चीजों को कर रहे हो ना बच्चे, जब रिवीजन कर रहे हो तो एक छोटा सा नोटबुक लेना, उसमें पॉइंटर्स करते जाना। उसमें पॉइंटर्स क्या करोगे, एक नोटबुक या फिर A4 साइज में क्या करोगे, आप सबसे ऊपर लिखोगे मोस्ट आस्क्ड राइटर्स, फिर दूसरे वाले में क्या करोगे, मोस्ट आस्क्ड वर्क्स, तीसरे वाले में मोस्ट आस्क्ड लिटरेरी डिवाइसेस, और चौथे वाले में पेजेस में आप क्या डालोगे, मूवमेंट डालोगे। ये 4 आप पेजेस, और या फिर जॉनरा भी आप डालोगे उधर 5वें पेजेस में। ये 4-5 पेजेस आप लेकर बैठोगे, और जैसे जैसे ये 5 दिन का रिवीजन करोगे ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये राइटर हमारा मेजर है, ये माइनर राइटर है। तो मेजर वाले राइटर्स को आप लिखते जाओगे उस लिस्ट में। क्यों लिखोगे मैं आपको बता रही हूं, यानी कि एक टॉपिक जो है वो आपको डेली करना है, पिन पॉइंट, जितने भी रिपीटेटिव राइटर्स है वो सारे राइटर्स मूवमेंट को पिन पॉइंट करना है। फिर आपका डे 6 to 10 का अगर बात कर ले तो वो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट को दोगे बच्चे। मतलब कि अब आप रिवीजन करना, आप साथ में तो कर ही रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करना छोड़ दो, अब सिलेबस को उधर करो, टाटा बाय बाय करो। लास्ट का 6 से 10 मिनट जो है आप उसको प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी 3 घंटे बैठो, 1.5 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन होती है, 90 मिनट की आपकी एग्जामिनेशन होती है। तो आप क्या करो, 90 मिनट मॉक को दो, या फिर 90 मिनट जो है वो PYQs को दो, और फिर बाकी का जो 90 मिनट हो जाता है ये 3 घंटे का, उसमें एनालाइज करो कि मैंने क्या गलती की। अपने वीक पॉइंट को सबसे ज्यादा एनालाइज करना है, जो ऑप्शंस गलत हो रहे हैं उस ऑप्शन को एनालाइज करना है, राइट। तो वो आप करोगे कि एक दिन में अगर मैं एक मॉक कर रहा हूं या एक मॉक कर रही हूं तो मैं 1.5 घंटे का तो टेस्ट जाएगा, और 1.5 घंटे का मेरा क्या जाएगा, उस पर एनालिसिस, एटलीस्ट 1.5 घंटे की एनालिसिस जाएगी, यानी मिस्टेक को एनालाइज करना है और इंप्रूव करना है। मॉक की बात कर ले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टेस्ट लो। अभी PW पे टेस्ट चल रही है, 6 टेस्ट है, राइट, 6 सीरीज है टेस्ट की, आप वो लो, डेली एक एक टेस्ट दो, राइट, डेली एक एक टेस्ट दो। MCQs कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेस, यानी मॉक वही हो गया, मॉक दो, PYQs करो। नहीं तो जो क्लासेस में करवाती हूँ 1 घंटे के क्लासेस में कितना भी कम तो 30 से 35 क्वेश्चंस आराम से निकल जाते हैं, तो वो किया करो, राइट। उसको देखो, थीमेटिक रिवीजन करो, थीमेटिक इन द सेंस क्योंकि आपके सिलेबस में कंपैरेटिव लिटरेचर है तो आप थीम से रिलेटेड रिवीजन करो। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टीशन उठा लिए या डायस्पोरा उठा लिए, है ना, डायस्पोरा एक थीम हो गया, डायस्पोरा उठा लिए तो इंडियन डायस्पोरा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड वाला थोड़ा बहुत डायस्पोरा भी कर रहे हैं, तो इससे आपका कंपैरेटिव लिटरेचर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। या फिर एक तरफ आप उठा लेते हो पार्टीशन की, है ना, पार्टीशन वाला उठा रहे हो तो बहुत सारे राइटर्स को आपस में आप कंपेयर कर रहे हो, उनके वर्क को कंपेयर कर रहे हो, तो कोई को कभी कभी क्या करो, जॉनरा उठा लिया करो, है ना। थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज नॉट जस्ट देयर इन ब्रिटिश लिटरेचर बट इट इज ऑल्सो देयर इन अमेरिकन लिटरेचर, ये आपको थोड़ा बहुत इंडियन लिटरेचर में भी मिल जाएगा। एपिक थिएटर इज नॉट जस्ट देयर इन ब्रिटिश लिटरेचर बट इट इज ऑल्सो देयर इन इंडियन लिटरेचर। तो आप क्या करो, थीमेटिक रिविजन भी करना शुरू करो कि ठीक है, अगर 3 घंटा में एक दिन का क्या है कि मैं 6 घंटा दे रही हूँ, राइट, 6 घंटा दे रही हूँ, जिसमें
उसमें से 3 घंटे मैं टेस्ट को दे दिया, टेस्ट को देना और एनालाइज करना, और 3 घंटे में साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिविजन को दे रही हूँ, राइट। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है 3 घंटे साथ ही साथ में किसको दे रही हूँ, मैं रिविजन को दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो ये आपको करना है। उधर क्या था, उधर 6 का 6 घंटा जो है स्टार्टिंग का 1 से 5 दिन जो है वो पूरा 6 का 6 घंटा आप रिविजन को दे रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, ये डिवाइड हो गया है। ये 3 आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, नहीं तो आप पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे, और 3 जो है वो आप रिविजन को दोगे। यानी कि आपको क्या करना है, कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट जो है वो देना ही है, एक तो एटलीस्ट देना है आपका लास्ट का जो मतलब 6 से 10 दिन का जो हो जाता है। फिर क्या है, फिर आपका 11 से 11 डे, 11 डे, 12 एंड डे 13 में आपको क्या करना है, जो भी बचा कुचा डाउट है आपका, अब आपको तो पता चल गया होगा कि भाई मेरा वीकनेस क्या है, किधर मेरे आंसर सबसे ज्यादा जो है वो गलत हो रहे हैं और किधर सबसे ज्यादा जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का क्या है ना, इंडियन लिटरेचर वीकनेस होता है और बहुतों का ब्रिटिश होता है मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट, किसी किसी का क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो वीक होता है और इंडियन जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो अब तक में आप इतने रिविजन किए होंगे, 5 दिन का मॉक दिए होंगे या फिर 5 दिन का आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको अब तक में वीक आपको पता चल गया होगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट जो भी है आप उसको क्या करोगे, आप उसको बैठोगे, रिवाइज करोगे, वापस से उस टॉपिक को लेकर बैठोगे, रिवाइज करोगे और उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप अपना बनाओगे। लेकिन याद रखना कि कुछ कुछ माइनर राइटर्स को अब आपको छोड़ना है, आप मेजर राइटर्स को उठाना है, मेजर मूवमेंट को उठाना है, क्योंकि अब दिन आपके पास बचा नहीं है, ठीक है। तो जो भी थ्योरी से स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जो भी की कॉन्सेप्ट से स्ट्रगल कर रहे हो तो वो करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को मार्क्सिज्म थ्योरी नहीं समझ में आई या स्ट्रक्चरलिज्म डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी नहीं आया, तो अब छोड़ो, अब पढ़ने का कोई नहीं है, अब की पॉइंट उठाओ, टर्म्स उठाओ। जैसे क्या हो गया, आप पीवाईक्यूज उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि टर्म से रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चंस बहुत रहे। जैसे मान के चलो किसी को पता नहीं है कि भाई स्ट्रक्चरलिज्म क्या है क्या नहीं है, या फिर किसी को पता ही नहीं कि फेमिनिज्म समझ में ही नहीं आ रहा है, कितना भी भाई पढ़ने बैठ रहे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, तो टर्म्स उठाओ, की कॉन्सेप्ट उठाओ, इंटरटेक्चुअलिटी देखो, आप गाइनोक्रिटिसिज्म देखो, क्या 3 फेजेस दिए गए थे, फेमिनाइन, आपका फीमेल और साथ ही साथ फेमिनिस्ट, ये 3 जो फेजेस दिए गए थे वो उठाओ, यानी की कॉन्सेप्ट उठाओ, टर्म्स उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो, है ना, उसको पढ़ना शुरू करो, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो अब नहीं समझ में आ रहा है, 3 बारी 4 बारी पढ़ने में भी नहीं समझ में आ रहा है, तब उसके टर्म्स आप उठाओगे, थ्योरी में या क्रिटिसिज्म में टर्म्स उठाओगे, है ना। फ्लैश कार्ड, अब याद है आपको मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, एक नोट बनाना है जिसमें मोस्ट रिपीटेटिव राइटर्स, मोस्ट रिपीटेटिव मूवमेंट या फिर आपके वर्क हो गए, राइट। तो उसमें क्या करना है, वो आप 10 दिन में जैसे जैसे आप मॉक भी दे रहे थे तो आपको पता चला कि अच्छा ये वाला जो मॉक था ना इसमें टी.एस. इलियट 4-5 बारी आए हैं, या फिर ये वाला मॉक था ना इसमें वर्जीनिया वुल्फ ऑप्शन में भी और साथ ही साथ क्वेश्चन में भी 2-3 बारी आ गई है, तो आप लिखते जाओगे। उधर का जो 10 दिन में आप रिविजन किए हो, प्रैक्टिस किए हो, मॉक दिए हो, पीवाईक्यूज दिए हो, तो वो 10 दिन में आप साथ ही साथ वो पेजेस लेकर बैठोगे और पेजेस में लिखते जाओगे कि भाई ये सारे राइटर्स ना ये 10 दिन में मतलब ये रिपीट हुए, और अब आपके पास 10 दिन में वो बन गया, लिस्ट आपके सामने तैयार हो गया कि अच्छा ये राइटर जो है ना, शेक्सपियर पूछे गए हैं, मार्लो पूछे गए हैं, बार बार इलियट पूछे गए हैं, डब्ल्यू बीच पूछे गए हैं, राइट, जॉयस पूछे गए हैं, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, मैथ्यू आर्नल्ड हो गए, ये सारे राइटर्स बार बार पूछे गए, तो ये सारे राइटर्स को पकड़ के अब बैठ जाना है ना, पकड़ के बैठना, और फ्लैश कार्ड और वन लाइनर को आपको ज्यादा ध्यान देना है ना। शॉर्ट समरीज, अब बच्चे कुछ वर्क है जो कि अब मोस्ट रिपीटेटिव वर्क भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उसकी भी लिस्ट आपने 1 से 10 दिन में बना के रखी होगी व्हाइल यू आर रिवाइजिंग और गिविंग मॉक और एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। तो वो सारे मोस्ट रिपीटेटिव वर्क का क्या करो, समरी देखो। समरी पढ़ने में 1.5 से 2 मिनट लगता है, आराम से आप सर्च करोगे कि भाई ये समरी मुझे बता दो एक छोटे से लाइन में, या फिर कैरेक्टर एनालिसिस बता दो, 1.5 से 2 मिनट में एक वर्क आप कंप्लीट कर लोगे, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट बच्चे। तो 2 मिनट में एक वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो आप सोच लो 1 घंटे में कितने वर्क आप कंप्लीट कर लोगे, 30 वर्क आप कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो 1 घंटे में 30 वर्क की समरी आपको मिल जाएगी। यानी आपको क्या करना है, समरीज और मेजर टेक्स्ट को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है उस समय जो कि सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है, और फुल लेंथ मॉक तो डेली देना ही देना है। फुल लेंथ मॉक यहाँ पे एंड नहीं होगा, ऐसा नहीं कि डे 6 से लेके 10 तक हम लोगों ने क्या किया, मॉक दिया उसके बाद मॉक को टाटा बाय बाय कर दिए, नहीं, मॉक आप दोगे और रिवीजन जैसे चल रहा है वैसे आप करोगे, और आपका जो फाइनल डे हो जाता है, एक होता है ना कि फाइनल टचअप, इस समय क्या करना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, इधर हड़बड़ में इधर उधर नहीं करना है, आपको इधर उधर घूमना नहीं है कि अरे भाई ये छूट गया वो छूट गया, जो छूट गया रहने दो, है ना, जो छूट गया अभी उसको रहने दो, जो किया है उस पे ज्यादा फोकस करो, है ना, कि एक लास्ट और मॉक टेस्ट दो, है ना, एक लास्ट मॉक टेस्ट और दो, और खुद को रिलैक्स करो, पॉजिटिव करो, ऐसा समझो कि आपका एग्जाम जा चुका है
है ना। ऐसा ये भी पूरा मत समझना कि भाई मेरा एग्जाम जा चुका है, एकदम रिलैक्स हो गया, अरे वाह वेरी गुड, ऐसा नहीं सोचना है। सोचना कि आपका एग्जाम जो है वो जा चुका है, काफी अच्छा गया है। मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा अगर शाम में हल्का फुल्का आपको टहलना है, आप थोड़ा शाम में जो है हल्का फुल्का टहल लो, क्योंकि 10 दिन से आप जो है 10-12 दिन 15 दिन से 15 नहीं मतलब कि 10 से 13 दिन तक आप कैद थे, आपका काफी टाइट शेड्यूल चल रहा था। तो अब आप लास्ट के 2 दिन में रिलैक्स करो और डेली डेली एक मॉक लगाओ, है ना। 15th डे भी एक बस मॉक लगा ली और 14th डे भी एक बस मॉक लगा ली, उससे ज्यादा नहीं करना है आपने। और एग्जाम टिप अगर आप मुझसे मांगोगे तो फैक्चुअल चीज, जैसे डेट याद रखना है इंपॉर्टेंट वर्क्स के, कौन से राइटर है, वो राइटर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसको क्रोनोलॉजिकल वे में। और साथ ही साथ क्योंकि अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन में ना, आपका लिटरेचर के एग्जामिनेशन में 80% क्वेश्चंस जो है वो पूरा फैक्चुअल होता है ना। 80% लाइक 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो बच्चे पूरे फैक्चुअल होते हैं, और बचे जो आपके 30 से आपका 20% जो होता है वो एनालिटिकल होता है, यानी उसको आपको एनालाइज करने की जरूरत पड़ जाती है, वो एनालिटिकल होता है, तो वो आप एनालाइज करोगे। तो ये फिर आपका क्या है ना कि अभी आप फैक्चुअल डेट टेक्स्ट वगैरह ये सब पे ज्यादा ध्यान दोगे। क्रोनोलॉजी जो जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है उनका एक बारी लास्ट में क्रोनोलॉजी देख लिए, शॉर्ट कुछ भी अपना एक निकाल लिए टर्म और उसे क्रोनोलॉजी को याद किए, ये आपको करना है। लिटरेरी थियरीज में आपको क्या करना है, बस एक बार ही लास्ट रीडिंग हम लोग 14th डे लास्ट रीडिंग थियरी वाला कर लेंगे, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था वो आपको एक बार ही रीड कर लेना है और आपको टाइम मैनेज करना है ना। अभी 15th डे तो मान के चलो बस एक मॉक टेस्ट ही आप दोगे, दैट आई वुड सजेस्ट कि 15th डे बस एक मॉक टेस्ट दो और 1 घंटे का 1.5 घंटे का आप रिविजन रख लो कि भाई ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा छूट गया है, वो हो गया, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये वीक पॉइंट है, इसका मैं एक बार रिविजन कर लेता हूँ 1.5 से 2 घंटे में, दैट्स इट। आपको 15th डे उतना हेक्टिक नहीं बनाना है ना। 15th डे इतना हेक्टिक नहीं बनाना है कि खुद ही भाई डूब गए, है ना, खुद ही डूब गए, क्योंकि बीमार होने का चांसेस आपका लास्ट डे में बहुत रहता है, बिकॉज इट इज योर मेंटल प्रेशर। अगर आप मेंटली चीजों को प्रेशराइज डालोगे आप अपने ऊपर तो फिजिकली होना ही होना है, फिजिकली वो असर करेगा। तो 14th डे में आपका जो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा दे रहे थे ना उसको कम कर दो, अब 14th डे में वो 3 से 4 घंटा दो। 15th डे में तो मैं वो भी बोलूंगी कि 2 से 3 घंटा दो, नॉट मोर देन दैट, ताकि आप ज्यादा रिलैक्स रहो, जो भी चीजें आपको पसंद आती है करना आप वो करो 15th डे में, है ना। और क्या आपको करना है इसके अलावा, जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा आपके क्लासेस की, अगर मान के चलो ये पॉइंट आपका छूट रहा है तो क्लासेस का हम लोग क्या करें, एक वीडियो देख लिए, चलते फिरते टहलते जो है वो वीडियो देख लिए और वीडियो को लगा लिए भाई 1.5x के स्पीड पे या फिर 1.25 के x के स्पीड पे, और ऐसे ही वीडियो सुन लिए, काम भी कर रहे हैं वीडियो भी सुन रहे हैं, थोड़ा खेल भी रहे और कान में ईयरफोन लगा हुआ है वीडियो सुन लिए। इससे ज्यादा आपने नहीं करना है ना। 14-15 डे में से आपको इससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये रही आपकी हर एक दिन की स्ट्रैटेजी, राइट। डे 1 से लेके डे 15 तक की स्ट्रैटेजी रही है जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, एंड आई होप दैट कि आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, एंड आई होप दैट कि आप इसको अपने लाइफ में डालोगे और ज्यादा खुद को प्रेशराइज नहीं फील करवाओगे। आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान दोगे जितना आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, राइट। सो आई होप दैट दिस इज हेल्पफुल टू यू। इफ हेल्पफुल देन दैट्स गुड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रिपेयर वेल, रिवाइज वेल एंड गिव योर मॉक टेस्ट बच्चे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, है ना। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट और मॉक टेस्ट देना है ना, तो ये मत भूलना। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।